हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एनटीए यूजीसी नेट म्यूज़िक वोकल सिलेबस करने जा रहे हैं। इसकी यूनिट जो फर्स्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थर्ड है आपका। फर्स्ट और सेकंड जो लेक्चर है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को देख सकते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपकी क्या है, पारिभाषिक शब्दावली है, यानी कि आपकी डेफिनेशंस है। तो आइए आगे हम जो अपना लेक्चर है वो कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज हम पढ़ेंगे आरोह अवरोह, पकड़ या फिर विशेष संचार, पूर्वांग और उत्तरांग, ओढ़व शाढ़व, संपूर्ण और वर्ण। इन सभी टॉपिक के बारे में जो हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आरोह अवरोह, पकड़ या फिर विशेष संचार क्या है। आरोह में क्या होता है, स्वरों के चढ़ते क्रम को जो है आरोह कहा जाता है। जब स्वर नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो आपका स्वरों का चढ़ता क्रम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आरोह। जैसे सारे गामा पाधा निसा, इसमें क्या होता है कि आपके स्वरों की जो आवाज़ है 1 बाय 1 जो है ऊंची होती जाती है। ठीक है। अवरोह में क्या होता है, स्वरों के उतरते क्रम को जो है अवरोह कहा जाता है। जब स्वर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो वो आपका अवरोह कहलाता है। जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा, इसमें क्या होता है, आवाज़ पहले ऊंची होती है और स्टेप बाय स्टेप जो आवाज़ है वो नीचे होती आती है। तो आरोह में स्वर जो है ऊपर की ओर जाते हैं, अवरोह में स्वर जो है नीचे की ओर आते हैं। अब बात करते हैं पकड़ या फिर विशेष संचार। एक ही बात है। तो वह छोटे से छोटा मुख्य स्वर समूह जिससे किसी राग को पहचाना जा सके, राग की पकड़ कहलाता है। पकड़ जो है राग में होती है आपके, एक ऐसा स्वर समूह होता है जिससे जो है राग की पहचान हो जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, पकड़। पकड़ को राग का मुख्य अंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही राग की पहचान करने वाला स्वर समूह होता है, जो राग सूचक होता है, राग के बारे में जो सूचना देता है। राग की पकड़ हमेशा राग का मुख्य स्वर समुदाय ही होता है। एक ही राग की पकड़ कई प्रकार से हो सकती है। अनेक संगीतज्ञ अपने मतानुसार राग की जो पकड़ है निश्चित करते हैं। इसलिए जो राग की पकड़ है कई प्रकार से हो सकती है, जो एक दूसरे से भिन्न भी हो सकती है, यानी कि अलग भी हो सकती है पकड़। किंतु रागों की सभी पकड़ों में रागों का मुख्य स्वरूप अथवा अंग जो है वो समान रूप से ही निहित होता है। मतलब चाहे पकड़ में जो आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो उनका मेन स्वरूप होगा, मुख्य स्वरूप होगा, वो एक जैसा ही आपको उन पकड़ में दिखाई देगा। आइए इसके बाद पढ़ते हैं पूर्वांग और उत्तरांग के बारे में। सप्तक के स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। सप्तक में आपके 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नी। तो इसको जो है आपके 2 भागों में बांटा गया। सप्तक का प्रथम भाग जिसमें आपके सारे गामा पा स्वर आते हैं, इसको जो है पूर्वांग कहा गया। उत्तरांग सप्तक के स्वरों का जो दूसरा भाग होता है मापा धा नी सा को उत्तरांग कहा जाता है। ये हमने बात करी आधुनिक काल के बारे में, जो हमने ये पढ़ा है पूर्वांग और उत्तरांग। अब आप ये देख रहे हो कि सारे गामा पा माँ और पा जो हैं वो पूर्वांग में भी आ रहे हैं, उत्तरांग में भी आ रहे हैं। ये जो बात है आपको ये पूरा टॉपिक जो है डिटेल में पढ़ने के बाद क्लियर होगा ये कैसे है और कैसे इसका जो प्रसार जो किया गया। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन काल के बारे में। प्राचीन काल में पूर्वांग और उत्तरांग क्या था। सप्तक के 2 भाग किए गए, जैसे आधुनिक काल में किए गए हैं। तो इसमें क्या था, सप्तक के 2 भाग किए गए थे। सारे गामा पाधा नी सा, ये आप स्वर देख रहे हैं। सप्तक के पहले भाग में आपके 4 स्वर कर दिए और उसके बाद जो सप्तक के दूसरे भाग में थे वो भी 4 स्वर कर दिए। तो सारे गामा पा जो है सप्तक का पहला भाग है, जिसे पूर्वांग कहा गया। और सप्तक के अंतिम भाग या फिर सप्तक के दूसरे भाग में हम कहें तो पाधा निसा ये स्वर आए, जिसको उत्तरांग कहा गया। ठीक है। अगर अब आधुनिक काल की बात करते हैं, जो हमने पढ़ा था पूर्वांग और उत्तरांग, वो आधुनिक काल के बारे में था। इसमें भी सेम ही है, सारे गामा पाधा निसा आपके स्वर हैं। सप्तक के 2 हिस्से किए गए। ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हो, सारे गामा पा ये सप्तक का प्रथम भाग है, जिसे पूर्वांग कहा गया। इसके बाद जो है ये माँ और पा धा नी सा, ये जो पिंक लाइन आप देख रहे हो, ये सप्तक का दूसरा भाग है। मापा धा नी सा ये सप्तक का दूसरा भाग, जिसे हम उत्तरांग कहते हैं। अब मापा ये दोनों स्वर ऐसे रहे जो सप्तक के पहले भाग में भी आए और सप्तक के दूसरे भाग में भी आए। ऐसा क्यों हुआ, हम देखते हैं। हम डिटेल से जानेंगे एक बार सब कुछ दोबारा से। सप्तक को 2 भागों में बांटा गया।
एक तो षड्ज से लेकर मध्यम तक जिसे पूर्वांग कहते हैं, प्राचीन काल की बात कर रहा है, पहले सा से लेकर मा तक जो बांटा गया था। दूसरा पंचम से लेकर तार षड्ज तक जिसे उत्तरांग कहते हैं, पा से लेकर सा तक। किंतु हम सप्तक का पूर्वांग सा से पा तक और उत्तरांग म से सा मानते हैं। अब की बात कर रहे हैं आधुनिक काल में, जैसा कि सा से पा तक जो है पूर्वांग है और आधुनिक काल में जो उत्तरांग में है वो मा से सा तक है। इसका कारण है कि वादी संवादी के नियमानुसार यदि वादी स्वर पूर्वांग में है, देखो पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी, पूर्वांग और उत्तरांग जो शब्द है वो रागों में प्रयोग किया जाता है। जब हम रागों का अंग पढ़ते हैं वहाँ पे ये शब्द आता है कि पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी। जिस पूर्वांग में आपका शब्द जुड़ रहा है वादी, पूर्वांगवादी, वादी मीन्स आपके राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वर। तो देखो इसका कारण है कि वादी संवादी के नियमानुसार, वादी संवादी के नियम के अनुसार यदि वादी स्वर पूर्वांग में है, अगर किसी राग का वादी स्वर पूर्वांग में है यानी कि सप्तक के पहले भाग में से है, तो संवादी स्वर जो है उत्तरांग में ही होगा। मान लो किसी राग का वादी स्वर जो है रे है, तो उसका जो संवादी स्वर है वो निश्चित सी बात है कि उत्तरांग में ही होगा। मान लो पा उसका संवादी स्वर हो गया, ठीक है। वादी संवादी में षड्ज मध्यम भाव अथवा षड्ज पंचम भाव होना चाहिए। वादी संवादी में एक बात हमेशा रहती है, या तो वो षड्ज मध्यम भाव का होगा या फिर वो षड्ज पंचम भाव का होगा। वादी संवादी स्वरों में 3 अथवा 4 स्वरों का जो है अंतर होना चाहिए। वादी से संवादी स्वरों में 3-4 स्वरों का जो है अंतर रहता है। किसी राग का अगर वादी स्वर रे है तो संवादी स्वर पा या धा ही होगा। पा जो होगा ये पा या धा ही होगा, इन दोनों में से होगा, या तो षड्ज मध्यम भाव में, षड्ज मध्यम भाव और षड्ज पंचम भाव में जो है स्वरों की जोड़ियां बनाई गई हैं, 2-2 स्वरों की। तो इस तरीके से कहा गया कि संवादी स्वर पा या धा ही होगा। अब उदाहरण में समझते हैं। राग भीमप्लासी में वादी स्वर म है और संवादी स्वर सा है। अगर पूर्वांग का क्षेत्र केवल सा से मा तक माना जाता है तो वादी और संवादी दोनों पूर्वांग में ही आ जाएंगे, जो कि वादी संवादी के नियम के विपरीत होगा, यानी कि विरुद्ध होगा इसके। आपको ये बात तो पता है कि वादी अगर वादी स्वर पूर्वांग में आ रहा है तो संवादी उत्तरांग में ही आएगा। ये भीम प्लासी राग की बात की जा रही है, इसका वादी भी माँ है और संवादी सा है, दोनों पूर्वांग में आते हैं, तो ये तो नियम के विरुद्ध है ना, तो जो कि वादी और संवादी नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार की समस्या और भी रागों में है। इस समस्या के निदान के लिए सप्तक के पूर्वांग और उत्तरांग दोनों के क्षेत्र जो बढ़ाए गए थे, आधुनिक काल में इसी कारण से इसका क्षेत्र जो है बढ़ाया गया था। पूर्वांग का क्षेत्र जो है सा से मा नहीं सा से पा तक कर दिया गया और उत्तरांग का जो क्षेत्र है म से सा तक बढ़ा दिया गया। ऐसा करने से राग भीमप्लासी में वादी स्वर जो म हम पूर्वांग में ले रहे थे ये उत्तरांग में चला जाएगा और संवादी स्वर जो सा है वो पूर्वांग में आ जाएगा। इस कारण से जो है आपका आधुनिक काल में चेंज करके पूर्वांग और उत्तरांग को इसका क्षेत्र जो है बढ़ाया गया था। राग का वादी पूर्वांग में होने पर पूर्वांगवादी कहलाता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। राग का संवादी अगर उत्तरांग में होगा तो वो उत्तरांगवादी कहलाएगा। पूर्वांगवादी रागों का गायन समय दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रहता है और उत्तरांगवादी रागों का गायन समय रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक होता है। तो आइए पढ़ते हैं ओढ़व शाढ़व संपूर्ण के बारे में। किसी भी राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर प्रयोग किए जा सकते हैं। रागों की 3 जातियां हैं, ओढ़व, शाढ़व और संपूर्ण। ओढ़व में क्या होता है, जब किसी राग में 5 स्वरों का प्रयोग हो और 2 स्वर वर्जित हो वह ओढ़व जाति का राग जो है कहलाता है। देखो आपको पता है कि रागों में 7 स्वरों का जो है कम से कम तो 5 स्वर लगेंगे और अधिक से अधिक जो है आपके 7 स्वर का प्रयोग किया जाएगा। जब आपके 5 स्वर प्रयोग हो और 2 स्वर वर्जित हो जाए तो वो ओढ़व जाति का राग कहलाता है। शाढ़व में क्या होता है, जब किसी राग में 6 स्वरों का प्रयोग होगा और एक ही स्वर वर्जित हो तो वो शाढ़व जाति का राग बन जाता है। संपूर्ण नाम से ही क्लियर है, संपूर्ण यानी कि सातों के सातों स्वरों का जब प्रयोग होगा यानी कि सभी स्वरों का ही प्रयोग हो जाए तो वो संपूर्ण जाति का राग बन जाएगा। राग की 3 जातियां हमने पढ़ ली। इस तरीके से इन्हीं 3 जातियों को जो है उपजातियों में बांटा गया। राग की 9 उपजातियां हैं, जैसे ओढ़व, 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 शाढ़व, ओढ़व, संपूर्ण, शाढ़व, ओढ़व, शाढ़व, 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 संपूर्ण, संपूर्ण, ओढ़व, संपूर्ण, शाढ़व, संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, ये नंबरिंग आप सही कर लें। ये आपकी टोटल जो है आपकी 9 उपजातियां हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के वर्ण के। गायन वादन में स्वरों के विभिन्न क्रियाओं अथवा चलन को जो है वर्ण कहा गया है। अभिनव राग मंजरी के अनुसार गान क्रियोचते वर्ण है, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं।
देखो वर्ण क्या होता है, गाने की क्रिया। गाने की क्रिया क्या होती है, स्वरों का उतार चढ़ाव होना, स्वरों पे ठहराव होना, ये सब गाने की क्रिया है। तो इस गाने की क्रिया को वर्ण कहा गया। गायन वादन में स्वरों की अनेक क्रियाएं होती हैं, जैसे नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों तक जाने की क्रिया अथवा ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों पर आने की विभिन्न क्रियाएं इत्यादि। वर्ण के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी वर्ण की। एक ही स्वर का बार बार उच्चारण करने को स्थायी वर्ण कहते हैं, जैसे सासा, रे रे, गागा, मामा, पापा, दादा, नीनी, सासा, या किसी स्वर पर स्थिर रहना वो भी आपका स्थायी वर्ण है। स्थायी का अर्थ होता है स्थिर। आरोही वर्ण, आरोह तो भी हमने पढ़ाई था, जब स्वर नीचे से ऊपर जाता है, तो सेम वही है आरोही वर्ण में भी। नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने को आरोही वर्ण कहा जाता है, जैसे सारे गामा पाधा नीसा। इसमें स्वर क्या है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब आवाज़ जो है धीरे धीरे करके ऊंची होती जाती है। अब बात करेंगे अवरोही वर्ण के बारे में। ऊपर के स्वरों से नीचे के स्वरों की ओर मतलब जाने के क्रम को जो है अवरोही वर्ण कहा जाता है, जैसे सानी, धापा, मागा, रेसा। इसमें क्या होता है, स्वर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जो ध्वनि है वो धीरे धीरे करके नीचे होती जाती है। संचारी वर्ण, संचारी जो है इन तीनों के मिश्रण से बनता है। स्थायी, आरोही, अवरोही वर्ण के मिश्रित रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। इसमें कभी स्वर बार बार दोहराया जाता है, कभी कभी स्वर ऊपर भी चढ़ता है और नीचे भी उतरता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेगा, मापा, ये क्या बन रहा है, यहाँ तक आरोही वर्ण। धापा, मागा, ये अवरोही वर्ण। रे रे, गागा स्थायी वर्ण, ठीक है। रे सा, ये अवरोही वर्ण। नी सा, इस तरीके से ये जो सभी वर्ण के मिक्सचर से बना ये आपका क्या था, संचारी वर्ण। ये पूरा का पूरा आपका कौन सा वर्ण है, संचारी वर्ण। संचारी वर्ण का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जरूरी नहीं यही, ठीक है। तो कोई भी गाना भी है, कुछ भी आपका बनता है, राग बनते हैं, कुछ भी गज़ल हो गई, कोई भी आपकी गायन शैली, ध्रुपद, धमार, सब आपकी वर्ण से मिलकर के बनती है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।